हेलो गाइस। आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग एंशेंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो यूपी पीसीएस में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गुप्त काल में पैठन की पैठन की प्रसिद्धि पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा तीर्थ स्थान, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक मंडी, तीसरा है राजधानी और चौथा ऑप्शन है नाव निर्माण केंद्र। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था। ठीक है, तो पैठन की जो प्रसिद्धि थी वो व्यापारिक मंडी से जुड़ी हुई थी। तो व्यापारिक मंडी के ही कारण पैठन की प्रसिद्धि थी। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त काल में दैनिक वस्तुएं उपलब्ध थीं। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में जो दैनिक वस्तुएं थीं वो किन मूल्यों पर उपलब्ध थी। यहाँ पर मूल्यों का ही जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कौड़ियों में, ऑप्शन नंबर 2 ताम्र मुद्रा में, ऑप्शन नंबर 3 रजत सिक्का और ऑप्शन नंबर 4 स्वर्ण मुद्रा। आपको बताना है कि जो दैनिक वस्तुएं थीं वो किस रूप में उपलब्ध थी। कौड़ियों में उपलब्ध थी, ताम्र मुद्रा में उपलब्ध थी, स्वर्ण मुद्रा में उपलब्ध थी या रजत मुद्रा में उपलब्ध थी। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है कौड़ी, क्योंकि गुप्त काल में ये कहा जा सकता है कि सबसे सही समय था। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था, सस्ते में वस्तुएं उपलब्ध थी, तो कौड़ियों में वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। यानी आपको बताना है उस बंदरगाह का नाम जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से व्यापार करने के लिए जाना जाता था। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कावेरी पत्तनम, दूसरा मिलेगा खंभात, तीसरा ऑप्शन मिलेगा ताम्रलिप्ति, चौथा ऑप्शन मिलेगा भड़ौच। तो आपको ये बताना है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से व्यापार जो है वो किस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति वो प्रसिद्ध बंदरगाह था जहाँ से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से व्यापार होता था। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो अभ्यास के लिए हैं और आप ये समझिए कि जितने अच्छे से अभ्यास करेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लिए और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है
आज जो हमने टॉपिक लिया है वो गुप्त काल से लिया है। हमारी खासियत है कि अगर मान लेते हैं हम क्वेश्चन लेते हैं तो एक सेगमेंट पूरा लेते हैं। इससे ये होता है कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाती है और साथ ही साथ आपका एक पूरा चैप्टर तैयार भी हो जाता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो केवल और केवल गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे और फिर आगे के क्रम में वैसे चलेंगे। जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा वैसे वैसे हम आपको कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन देते जाए। हो सकता है आपको रोज़ हमारी क्लास मिल जाए या फिर हम हो सकता है कि केवल सप्ताह में एक ही दिन मिले। तो वो समय की आवश्यकता के अनुसार जो है वो हम अपना मैनेज कर लेंगे आपको। तो यहाँ पे बताना है कि गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक, ठीक है, जो धन के लेन देन का जो व्यवस्थापक था को कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में जो धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे उनको क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा पूंजीपति, दूसरा ऑप्शन संपत्तिशाली, संपत्तिशाली, इसको ठीक से लिख देते हैं। तीसरा ऑप्शन है लखपति और चौथा ऑप्शन है आपका श्रेणी। तो गुप्त साम्राज्य में पूंजीपति नहीं होता था, ना ही संपत्तिशाली होता था, ना ही लखपति करोड़पति होते थे। वहाँ पर जो लेन देन के व्यवस्थापक होते थे जिनको आज के समय में बनिया कहा जाता है या सेठ साहूकार कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य में उन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणियों के हाथ में लेन देन की व्यवस्था थी, तो वही उस समय के व्यवस्थापक थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। वह कौन चीनी यात्री था जिसने गुप्त काल की दशा का वर्णन किया है? दशा का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए वेनसांग, ऑप्शन नंबर 2 फाहियान, ऑप्शन नंबर 3 फन हे और ऑप्शन नंबर 4 इत्सिंग। इत्सिंग। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ सही होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? उस समय कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहियान आया था। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने रचना की थी। अब आपको बताना है कि आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर 1 रोमन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर 3 देवी चंद्रगुप्तम, ऑप्शन नंबर 4 दस गीतिका। ठीक है, तो आपको बताना है कि आर्यभट्ट ने कौन सी रचना की थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा रोमन सिद्धांत। आर्यभट्ट ने रोमन सिद्धांत की रचना की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
उस ज्योतिषी का क्या नाम था जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी धुरी पे घूमती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रद्युम्न, ऑप्शन नंबर 2 वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 4 विजय नंदिन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, अपने धुरी पर घूमती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस गुप्त राजा ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 कुमारगुप्त, और ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त। ठीक है, आपको बताना है उस गुप्त राजा का नाम जिसने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था। तो उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मालव कालगणना किस संवत से अभिन्न है? ठीक है, मालव जो कालगणना है वो किस संवत से अलग है? ऑप्शन नंबर 1 विक्रम, ऑप्शन नंबर 2 शक, ये सारे संवत हैं। ऑप्शन नंबर 3 गुप्त, और ऑप्शन नंबर 4 कली। ठीक है, तो सही आंसर होगा विक्रम संवत से अभिन्न है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त काल में चीन से आयात किया जाता था। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि चीन से भारत में क्या आयात किया जाता था, यानी भारत में क्या इंपोर्ट किया जाता था, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है रेशमी कपड़े, ऑप्शन नंबर 2 सूती कपड़े, ऑप्शन नंबर 3 नील, ऑप्शन नंबर 4 औषधियाँ। ठीक है, तो चीन से जो आयात किया जाता था वो रेशम आयात किया जाता था, इसीलिए वहाँ सिल्क रूट भी है। तो ये है आपका रेशमी कपड़ा, और रेशमी कपड़ा चीन से भारत मंगाया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में कृषि व्यवस्था के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, क्या लक्षण मिलते हैं ये आपको यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है। कैसे हम जान पाएंगे कि गुप्त काल में कृषि व्यवस्था थी? ऑप्शन नंबर 1 भू राजस्व में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2
सामंतवाद का उदय। ऑप्शन नंबर 3, भू राजस्व अनाज के रूप में देना, अनाज के रूप में देना। और चौथा ऑप्शन सभी। आपको बताना है कि गुप्त काल में कृषि व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे। ठीक है, तो भू राजस्व में वृद्धि, सामंतवाद का उदय, भू राजस्व अनाज के रूप में दिया जाता था, यह सभी। तो यहाँ पर गुप्त काल में कृषि व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मिलता था वो सामंतवाद का उदय मिलता है। तो ये एक्यूरेसी में बिल्कुल सही है। वैसे आपको तो सारा सही लग रहा होगा, लेकिन एक्यूरेसी में अगर देखा जाए तो सही कौन सा है? गुप्त काल में कृषि व्यवस्था के लक्षण किस में मिलते हैं? सामंतवाद के उदय में मिलते हैं। देखिए, आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना। 20 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 3, विक्रमादित्य। और ऑप्शन नंबर 4, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा गुप्त था जिसे 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर समुद्रगुप्त ही है। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है। ठीक है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1, हरिसेन। ऑप्शन नंबर 2, कालिदास। ऑप्शन नंबर 3, रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर 4, अज्ञात। ठीक है, तो यहाँ पर हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में कालिदास की रचना कौन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऋतु संहार। ऑप्शन नंबर 2, रघुवंश। ऑप्शन नंबर 3, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ऑप्शन नंबर 4, कादम्बरी। ठीक है, आपको बताना है कौन सी ऐसी रचना है जो कालिदास की नहीं है। तो ऋतु संहार भी है, रघुवंश भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कादम्बरी नहीं है। अब आपको ये खोजना है कि कादम्बरी जो है वो किसकी रचना है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, यहाँ पर एक सेट पैटर्न चल रहा है, उसमें आप देखिए कि और कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया कि अगर कादम्बरी इनकी रचना नहीं है तो कादम्बरी को किसने लिखा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सती का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1, एरण।
ऑप्शन नंबर 2 भितरी लेक, ऑप्शन नंबर 3 विदिशा, ऑप्शन नंबर 4 प्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है सती का उल्लेख जो है एरण के अभिलेख से मिलता है, और एरण कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है। ऑप्शन 1 मौर्य स्थापत्य का, 2 गुप्त स्थापत्य, 3 पल्लव स्थापत्य, और 4 कुषाण स्थापत्य। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? गुप्त स्थापत्य। देवगढ़ का मंदिर जो बना है वो गुप्त काल में बनवाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 प्रांत, ऑप्शन नंबर 2 जिला, ऑप्शन नंबर 3 तहसील, और ऑप्शन नंबर 4 ग्राम। ठीक है, तो विषय जो है, विषयपति नाम आता है गुप्त काल में, तो विषय जो है वो जिला को कहा जाता था। जिला जो है वो प्रशासन की इकाई थी। तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, आगे भी ये हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। तो ये हमारा जो है प्राचीन इतिहास का अभी हमने जो सीरीज शुरू की है उसका ये आपको क्वेश्चन मिल रहा है, और आगे भी इसमें आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल आई एडुवेरा को सब्सक्राइब करिए, तभी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त कर सकेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन जब प्रेस करिएगा तो ऑल बटन दबाना मत भूलिएगा। और ऐसे ही आप लगातार अच्छे वीडियो प्राप्त कर पाएंगे, ताकि आपको जो है क्वेश्चन आंसर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।